राजकारणावरचं नाटक आहे आणि आपल्या प्रजेला राजकारण कळावं. पण त्याचबरोबर कारण इहलौकिक कल्याणाची जबाबदारी आहे आणि त्याचबरोबर प्रबोधच चंद्रोदय कृष्ण मिश्राच्या नाटकाचं भाषांतर केलं. ते नाटक मोक्षाविषयीचं नाटक आहे. म्हणजे प्रजेच्या पारलौकिक कल्याणाची सुद्धा आम्हाला चिंता आहे या भाषेच्या लोकांना. म्हणून ऐहिक पारलौकिक या सगळ्या गोष्टींचा समन्वय जिथे साधला जातो ती ही भाषा आहे. आणि शेवटचा मुद्दा सांगतो, जागतिक पातळीवरती जर पाहिलं तर ज्ञानोबा तुकोबांच्या सारखे कवी आहेत. या ठिकाणी दोन्ही संस्थानांच्या आळंदीचे आणि देऊचे विश्वस्त उपस्थित आहेत. त्यांच्या साक्षीने मी सांगतो की तुकोबांचा अनेक वेळेला गौरव झाला, पण दिलीप चित्रे नावाचे महाकवी होते महाराष्ट्रामध्ये. ते असं म्हणाले की तुकोबांची जर कविता नसेल तर मी मराठी कविता मराठी साहित्य वगैरे सोडात, परंतु जागतिक पातळीवरती कविता नावाच्या वाङ्मय प्रकाराचीच कल्पना करू शकत नाही. तर अशी ही मराठी भाषा आहे आणि त्या भाषेला अशा प्रकारचा दर्जा, अशा प्रकारची राजमुद्रा मिळण्याची खरोखर गरज होती. मी आदरणीय पंतप्रधानांची त्यासाठी आभार मानेन आणि म्हणेन की आपण आमच्यासाठी फार मोठं काम केलेलं आहे आणि आपण आमच्या भाषेवरती जो विश्वास टाकला तो आम्ही विश्वास सार्थ करून दाखवू अशी प्रतिज्ञा आपण सगळ्यांच्या वतीने करूयात आणि मराठीचा वारसा या पुढे नेऊयात एवढं मी म्हणू इच्छितो. आणि आपणा सर्वांना धन्यवाद देऊन मला या ठिकाणी माझं मत व्यक्त करण्याची संधी दिली त्याबद्दल संयोजकांचे आभार मानून थांबतो. धन्यवाद. धन्यवाद. मराठी भाषेची थोरवी इतक्या नेमक्या शब्दामध्ये आदरणीय मोरे साहेबांनी आपल्यासमोर मांडलेली आहे. मगाशी ज्या विदर्भाच्या शेताचा आपण उल्लेख करत होतो त्या सरकीच्या बीला बघून बहिणाबाईंनी असं म्हटलं होतं की पहा या सरकीच्या बीले देवाने पांढरा शुभ्र झगा दिला, माणसानं काय केलं तिचा झगा काढून घेतला आणि स्वतःसाठी झगा शिवला. तर माणूस किती आपमतलबी असू शकतो हे इतक्या कमी शब्दामध्ये बहिणाबाईंनी समजावून सांगितलं. पण तोच माणूस त्याच विदर्भातला एक शेतमजूर साहित्यिक होतो, शिक्षक होतो आणि पद्मश्री प्राप्त करेपर्यंतचा प्रवास करतो. असे साहित्यिक आपणा सगळ्यांना भूषणावह असणारं असं व्यक्तिमत्व पद्मश्री नामदेव कांबळे सर यांना मी विनंती करते या प्रसंगी आपल्या सर्वांशी त्यांनी संवाद साधावा. आपल्या देशाचे पंतप्रधान या देशाची मान सतत उंचावत नेणारे आणि जागतिक पातळीवर या देशाची मान्यता अधिकाधिक वर्धिष्णू करणारे माननीय नरेंद्रजी मोदी साहेब, ज्या राज्याची धुरा समर्थपणे पेलणारे त्रिमूर्ती माननीय नाथाभाऊ, सन्माननीय देवेंद्रजी आणि माननीय दादा, या सर्वांना वंदन करतो. उपस्थित बंधू आणि भगिनींनो, मी पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांच्याविषयी कृतज्ञता व्यक्त करण्याकरता मराठी भाषेच्या वतीने, मराठी भाषिकांच्या वतीने या ठिकाणी उभा आहे. म्हणून मराठीमध्ये मी प्रस्तावना केल्यानंतर आता मोदीजींना समजेल, त्यांना अडचणी समजण्यासाठी अडचण येणार नाही अशा प्रकारे मी हिंदी भाषेमधून उद्बोधन म्हणजेच माझं भाषण करण्याचा प्रयत्न करतो. माननीय पंतप्रधान जी, मराठी भाषा को अभिजात अर्थात कुलीन भाषा का जो रैंक मिला है उसके हेतु महाराष्ट्र सरकार के भाषा समिति ने 2000 वर्षों पहले की किताब गुणाढ्य नामक कवि की किताब बृहद कथा का जो किताब केंद्र सरकार को सौंपा था, उस पर विश्वास रख के केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने इस भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा दिया है. इसलिए हम सब महाराष्ट्रियन लोग, मराठी भाषिक लोग, हम आपके शुक्रगुजार हैं. आपके इस पवित्र कार्यों से हम वत्सगुल्मवासी भी आनंद विभोर हो चुके हैं, क्योंकि गुणाढ्य जो थे वह हमारे वाशिम के थे. इसलिए मैं वाशिम की जनता की ओर से आपको शुक्रिया अदा करता हूँ और बहुत आनंद व्यक्त करता हूँ. मैं इस भाषा को, मराठी भाषा को
अभिजात भाषा का दर्जा मिलने का मतलब संत ज्ञानेश्वर जी को सम्मानित करना है, संत तुकाराम महाराज को सम्मानित करना है, संत नामदेव, संत चोखा मेळा, संत नरहरी सोनार, संत सावता माली, संत गोरा कुंभार इत्यादि विविध जाति पंथों के मराठी संतों को मोदी जी आपने सम्मानित किया है। महाराष्ट्र तथा मराठी जनों की प्रेरणा स्थान शिव छत्रपति शिवाजी महाराज को आपने सम्मानित किया है, जिसे यह जो हमें आपने उपहार दिया है उसके लिए हम समस्त मराठी जन आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। 2014 में भारतवर्ष की बागडोर संभालते हुए आपने कहा था, न खाऊंगा न खाने दूंगा। गत 10 वर्षों से आपने स्वयं निष्कलंक रहकर जो कारोबार किया है देश को चलाने का, उससे खाने वालों को रोकने के भरकस आपने प्रयास किए हैं। फलस्वरूप भारतीय खजानों में दिनों दिन वृद्धि होती जा रही है। मोदी जी, आपको नमन इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि आपने इस देश का कारोबार हाथ में लेने के बाद ये जो महान कार्य किया है वो यह है कि कुछ दिन पहले जब आप सत्ता में नहीं थे, उस वक्त हमारे देश पर पड़ोसी देश के छोटे देश के जो लोग थे, जिसे हम भेड़िए भी कह सकते हैं, वो हमारे घर में घुसकर हमारा अपमान करते थे। लेकिन अब ये स्थिति है कि आप कोई भी हमारे तरफ दुष्ट नजरों से नहीं देख सकता। मोदी जी, मैं आपसे इस समय में ऐसी विनती करना चाहूँगा कि आपने ये जो सब अच्छा कारोबार इस देश का करना शुरू किया है, तो आपसे एक विनती है कि ये जो शिक्षा क्षेत्र जो है, तो शिक्षा क्षेत्र का नेशनलाइजेशन अगर आप कर सके तो गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए, उनके उत्थान के लिए, प्रगति के लिए बहुत सहायता होगी। क्योंकि ये शिक्षा क्षेत्र संस्थानिकों के कब्जे में है। उन्होंने फीस इतनी बढ़ा के रखी है और कर्मचारियों को तो 6-6 महीने पगार नहीं देते, क्योंकि जब बच्चों से लाखों रुपए वो ऐंठते हैं और पगार देने का जब समय आता है तो कर्मचारियों को कहते हैं कि स्कॉलरशिप आने दो, गवर्नमेंट जब हमें स्कॉलरशिप देंगी तो उसमें से आपको पगार देंगे। अब सोचिए, अगर आदमी भूखा रहेगा तो वो बच्चों को क्या सिखाएगा, क्या पढ़ाएगा। इसलिए आपसे मैं व्यक्तिगत तौर से ये विनती करता हूँ कि शिक्षा क्षेत्र का अगर आप नेशनलाइजेशन कर सके तो ये एक बड़ी गौरव की बात होगी और हम गरीब बच्चों के लिए बहुत अच्छी बात होगी। इतना कहकर मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूँ। फिर से एक बार इस देश को, मराठी भाषिक जनता को आपने जो उपहार दिया है, इसके लिए आपको कोटि कोटि, हम सब कोटि कोटि नमन करते हैं। धन्यवाद। जय महाराष्ट्र, जय मराठी। धन्यवाद। कांबळे सरांनी आपल्या सगळ्यांच्या मनातल्या भावना या ठिकाणी माननीय पंतप्रधान महोदयांसमोर आपल्या शब्दातून ठेवलेल्या आहेत आणि पंतप्रधान महोदयांनी मराठीतच कार्यक्रम करा मला कळतंय असं सांगून मला वाटतं पुन्हा एकदा आपल्या सगळ्यांची मनं नक्कीच जिंकलेली आहेत। एखादी भाषा प्रचारात राहण्यासाठी जी विविध माध्यमं फार महत्त्वाची असतात, त्यातलं चित्रपट हेही एक माध्यम आहे आणि त्यामुळे लोकांच्या मनामध्ये असलेलं भाषेविषयक प्रेम जागं राहतं। आज आपल्यासोबत चित्रपटसृष्टीतील असं व्यक्तिमत्व आहे ज्यांच्या चित्रपटाचे संवाद शाळकरी मुलं सुद्धा पाठ म्हणत असतात। एका अर्थाने रसिकांच्या नवसाला पावल्याने झालेले कलाकार असं आपण म्हणूया। आदरणीय सचिन पिळगावकर सर यांना मी विनंती करते की या प्रसंगी आपण सगळ्यांशी संवाद साधावा। आदरणीय पंतप्रधान जी, आदरणीय राज्यपाल जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय उपमुख्यमंत्री जी, आदरणीय उपमुख्यमंत्री जी आणि आपण सर्व महाराष्ट्रीय आणि भारतीय दोन्ही एकच आहे, आपणा सर्वांना नमस्कार। मला खूप आनंद वाटतोय
की ज्या भाषेत माझं बारसं झालं, जी भाषा मी बोबड्यानी बोलायला लागलो, जी भाषा माझ्या आईने मला शिकवली म्हणून ती माझी मातृभाषा झाली, त्या भाषेला एवढा मोठा दर्जा मिळतोय, ही जणू काही माझ्या आईचा सन्मान केल्यासारखं झालं. तर माझ्या आईला तुम्ही एवढं मोठं मानलं. ज्या ज्या लोकांनी प्रयत्न केले, ज्या ज्या लोकांनी इच्छा दर्शवली, अनंत लोकांनी इच्छा दर्शवली की या भाषेला हा दर्जा मिळावा, त्या इच्छेला केंद्र सरकारने आणि राज्य सरकारने मान्यता दिली. त्यामुळे मी माझ्या आईच्या वतीनं तुमचे आभार मानतो. बरं, आपल्याकडे असं आहे ना की आपण आपल्या आईवर प्रेम करतो, ह्याचा अर्थ आपण इतरांच्या आईचा तिरस्कार करतो असं होत नाही. आई म्हटली की ती आई असते आणि ती प्रत्येकाची असावी. मी तर म्हणतोय मातृभाषाला दर्जा मिळणं जितकं गरजेचं आहे, तितकंच तिला जपणं सुद्धा गरजेचं आहे. आणि आपल्या या देशातल्या प्रत्येक मातृभाषेबद्दल मी हे म्हणू शकतो, फक्त मी मर्यादित नाहीये मराठी बद्दल. प्रत्येक मातृभाषा महत्वाची आहे, पण त्या मातृभाषेवर तेवढं प्रेम करता आलं पाहिजे जेवढं आपण आपल्या आईवर करतो. एवढं सोपं आहे ते समजणं, फार कठीण नाहीये, रॉकेट सायन्स नाहीये त्याच्यात काहीही. पण यानंतर मला तरी असं वाटतंय की ते सगळं घडेल. जो काही न्यूनगंड आहे या भाषेवरचा तो कमी होत जाईल आणि पुन्हा एकदा या भाषेवरती आपण तसंच प्रेम करत राहू, करत लागू, जसं आपण सुरुवातीपासून करत होतो. या भाषेचं एक महत्वाची गोष्ट तुम्हाला सांगावीशी वाटते. मी चित्रपटातला माणूस आहे, त्यामुळे मी चित्रपटाचंच एक उदाहरण देऊ इच्छितो की आपल्या या भारतात 1913 साली पहिला चित्रपट बनला होता, जो दादासाहेब फाळकेंनी बनवला होता, आदरणीय दादासाहेब फाळके. तो चित्रपट मराठी होता. तो जरी मूकपट असला तरी तो मराठी होता, कारण तो मराठी माणसांनी बनवला होता, विचार मराठीत केला गेला होता, त्याची स्क्रिप्ट मराठीत लिहिली गेली होती, त्याचं दिग्दर्शन मराठीत झालं होतं, त्याच्या सूचना मराठीत झाल्या होत्या, त्यातले सगळे तंत्रज्ञ जे होते ते मराठी होते, कलावंत मराठी होते. त्या वेळेला स्टार्ट साऊंड वगैरे नसावं बहुतेक, तेव्हा सुरू असं म्हटलं जायचं किंवा कट असं म्हटलं नाही जायचं, बहुधा थांबा असं म्हटलं जायचं, कारण तीच भाषा सर्वांना माहित होती, अवगत होती. तर तो भारतातला बनलेला पहिला चित्रपट मी अभिमानानं सांगू इच्छितो मराठी होता. पण त्यानंतर बऱ्याचशा गोष्टी घडल्या, त्यामुळे मराठी थोडंसं मागे पडलं. पण काही लोक कार्यरत होते मराठी चित्रपट बनवून त्यांना पुढे आणण्याकरता. आज मराठी भाषा इतकी मोठी झाली आहे, त्याबद्दल मला खूपच अभिमान वाटतो. मी पुन्हा एकदा धन्यवाद देऊ इच्छितो आपणा सर्वांचे, ज्यांनी या भाषेला इतकं महत्त्व दिलं. पण आपल्याला त्याचबरोबर एक गोष्ट लक्षात राहिली पाहिजे की आपल्या देशाने आपल्या या भाषेला हा मान दिलेला आहे. आपल्या या भाषेला या देशाने मोठं केलेलं आहे. त्यामुळे सर्व मराठी बांधवांना आणि महाराष्ट्राला, जो एक देशाचा भाग आहे, आपल्या भारताचा भाग आहे, त्या सर्वांना मला सांगावंसं वाटतं, आता आपलं कर्तव्य आहे की आपण या देशाला किती मोठं करतो, आणि ते आपण करूच. या भाषेला इतका दर्जा मिळाल्यानंतर ही भाषा तर मोठी होईलच, पण आपण सर्व एकत्र येऊन या देशाला मोठं करू आणि या देशाची सेवा करू. धन्यवाद. धन्यवाद सचिनजी. मराठी माणसाने आणि मराठी भाषेने भारतासाठी अनेक क्षेत्रामध्ये पायाभूत असं काम केलेलं आहे. आपण चित्रपटाच्या बाबतीत त्याचा उल्लेख करून पुन्हा एकदा या अभिमानाच्या इतिहासाची आम्हाला आठवण करून दिलीत. त्यानंतर अशा स्वरांना मी या ठिकाणी आमंत्रित करणार आहे. देवी शारदेला वंदन करत असताना जय शारदे वागेश्वरी असं ज्या स्वरातून आपण ऐकत असतो आणि ती आपल्या मनीची प्रार्थना होऊन जाते. सदाबहार संगीत क्षेत्रातला हिरवा ऋतू
अर्थात आशा भोसले, पद्मविभूषण आशा भोसले, आशाताईंना मी विनंती करते की आपण कृपया मंचावरती यावं. आज जगाच्या पाठीवर जिथे जिथे संगीत प्रेमी आहेत, सगळ्यांच्या मनीची आशा, असंच मी त्यांच्या स्वराचं वर्णन करेन. आज या निमित्ताने आशाताई आपल्याशी संवाद साधतायत. आपल्या सगळ्यांच्या आनंदाला आणखीन एक उधाण आलेलं ऐकूया. भाषण देना कि मेरा काम नहीं, मेरा गाना गाना काम है, तो इसीलिए भाषण से बहुत डर लगता है. मारा भाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहब, उपस्थित मंत्रिमंडल, शिंदे साहब, फडणवीस साहब, अजय दादा और सर, मैं आपको बहुत आदरपूर्वक प्रणाम करती हूँ. मेरा प्रणाम स्वीकार करें. हा आपला सर्व मराठी भाषिकांसाठी एक अत्यंत अभिमानाचा क्षण आहे. मराठी ही भाषा केवळ संवादाने साधून नसून ती आपली संस्कृती, परंपरा आणि इतिहासाचे जतन करणारी एक अनमोल संपत्ती आहे. अनेक शतकांचा समृद्ध वारसा असलेल्या या भाषेला अभिजात दर्जा मिळणे म्हणजे तिच्या महानतेची आणि महत्त्वाची अधिकृत मान्यता आहे. या भाषेला घडविण्यात ज्यांनी योगदान दिलं त्या सर्व महान साहित्यिक, कवी, लेखक, विद्वान, त्यांना आज आपण सन्मान देतो आहोत. त्यांच्या अथक परिश्रमामुळे आज मराठी भाषेने अभिजातेचा हा गौरव मिळवला आहे. आता आपल्यावर जबाबदारी आहे की या भाषेचा सन्मान राखत तिचा प्रसार आणि विकास करण्याचे कार्य आपण सातत्याने करावे. भाषेची समृद्धता आणि सुंदरता पुढील पिढ्यापर्यंत पोहोचवण्याचे कार्य आपले कर्तव्य आहे. आपल्या सर्वांना ऐतिहासिक क्षणाबद्दल पुन्हा एकदा धन्यवाद करते. या विषयातून दुसऱ्या विषयात जाऊ का? चालेल काय सचिन? लाडक्या बहिणींची 1500 रुपए. मैं हिंदी में बात करूं चलेगा? मराठी तो आती है मुझे. मराठीच पंतप्रधान जी को मुश्किल होती है ना. लाडक्या बहिणींना जे 1500 रुपये तुम्ही दिलेले आहेत त्यांची व्यथा आणि त्यांची खुशी ही माझ्याशिवाय आणि कोणाला कळणार नाही. हे जर काम 47 साली कुणी केलं असतं, 1500 रुपये मिळाले असते तर मी 2 वेळेला जेवले असते. सकाळचं जेवण संध्याकाळसाठी जपून ठेवलं नसतं. मैंने खाना संभाल के रखना सीखा था क्योंकि मैं दोपहर को खाना नहीं खा सकती थी. जब हस्बैंड आते थे दोनों मिलके हम खाते थे, उतना ही खाना मेरे पास होता था. इसीलिए मुझे लगता है कि ये 1500 रुपए, 15 आजकल के ज़बान में CR जैसे लाखों रुपए जैसे बातें होती हैं, 1500 रुपए जिन लड़कियों के पास, औरतों के पास पैसा नहीं है, कुछ नहीं, उनके लिए बहुत बहुत अच्छा काम आप लोगों ने किया है. मैं आप लोगों को उसका धन्यवाद देती हूँ क्योंकि मैं इस हालत से गुजरी हूँ. मैं संगीत में हूँ लेकिन मैं गृहिणी हूँ. मैं घर संभालती हूँ, खाना बनाती हूँ,
आप चाहे तो कपड़े धुला दीजिए, बर्तन बनवा लीजिए, सब मैं काम करती हूँ औरतों का जो होता है वो। 3 बच्चों को बड़ा करना, सारा परिवार संभालना, भोसले परिवार सब संभाला मैंने। इस संसार में काम करते करते, घर देखते देखते, बच्चे देखते देखते मैं कभी 92 ईयर्स की हो गई, मुझे पता ही नहीं लगा। 92 साल की आज मैं हूँ। मैंने यही सीखा था कि सूखी सूखी खा लेना, नमक नहीं है तो नमक के बगैर खाना, लेकिन किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना। ये मेरा मंत्र था, गुरु मंत्र था, और मैंने वैसे ही किया। मैं इतना बड़ा भारत है, इतनी भाषाएं हैं। हर 300 माइल जाओ तो भाषा बदलती है, कपड़े बदलते हैं, खाना बदलता है। वो सब हमारे ही हैं, हमारी संस्कृति के हैं, हमारे लोग हैं वो सब। इसीलिए मैं किसी भाषा से वो नहीं हूं कि मराठी जन्मभूमि च स्वर्गादपि गरीयसे, ये मैं मंत्र मैंने हमेशा पढ़ा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर एक की भाषा को, हर मातृभाषा को सबको मान मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए। आज मुझे मेरे मराठी को मिला है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। मेरा घर संभालते संभालते मुझे संभला नहीं गया। मैं राजकारण नहीं समझी, कुछ नहीं समझी, लेकिन मैं पंतप्रधान जी से पूछना चाहती हूँ, वाला इतना बड़ा भारत आप कैसे संभालते हो? आप कैसे संभालते हो? हम तो नहीं, अपना घर भी नहीं संभाल पाते, लेकिन आपने हमारी बहनों को राशन, गैस, लाइट, पानी, घर सब मतलब बिना मूल्य के करके दिए हैं। कितनी खुशी की बात है। हर एक के घर में आज खाना बन रहा है, दिया जल रहा है। ये सब आपने किया है, और मैं आपसे उम्र में बड़ी हूँ, 92 साल की हूँ। मैं आपको बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ, बहुत आशीर्वाद देती हूँ कि आप ऐसे ही करते रहें, और हमारा जो हिंदुस्तान है वो इसी तरह आपके हाथ में रहे और चलता रहे। और हमारे जो ये बैठे हुए सब मान्यवर जो हैं वो ऐसे ही काम करते रहें। शिंदे साहब, सब आप लोग काम करते रहें। मेरे को भाषण देने की आदत नहीं है, लेकिन मैं आज इतना ही कहूँगी कि मागे उभा मंगेश, पुढे उभा मंगेश, मागे उभा मंगेश, पुढे उभा मंगेश, माझ्याकडे देव माझा पाहतो आहे, माझ्याकडे देव माझा पाहतो आहे, मागे उभा मंगेश, पुढे उभा मंगेश, मागे उभा मंगेश, पुढे उभा मंगेश, मागे उभा मंगेश, पुढे उभा मंगेश, मागे उभा मंगेश, पुढे उभा मंगेश। जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय भारत। आशाताई, मंगेशाचा हा आशीर्वाद आपल्या स्वरातून असाच सदैव आमच्याबरोबर राहू, शतायुषी भव, अशी आम्हा सगळ्यांच्या मनामध्ये असलेली भावना या ठिकाणी व्यक्त करते। मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा हे आपण सगळ्यांनी पाहिलेलं स्वप्न, त्यासाठी अनेकांनी आपापलं योगदान दिलं, आणि आज त्या सगळ्यांच्या प्रती मनामध्ये कृतज्ञतेची भावना आहे, कारण ते स्वप्न आज साकार झालेलं आहे। पण हे साकार होत असताना ते ज्यांच्या नेतृत्वामुळे शक्य झालं असे
आपल्या देशाचे आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी साहेब यांच्याविषयी आपणा सगळ्यांच्या मनामध्ये आदराची आणि कृतज्ञतेची भावना आहे आणि तीच भावना आज आपण सत्काराच्या रूपात या ठिकाणी व्यक्त करणार आहोत. या सत्कार समारंभासाठी मी मंचावर आमंत्रित करू इच्छिते महाराष्ट्र राज्याचे माननीय राज्यपाल CP राधाकृष्णन साहेब, त्याचबरोबर महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री माननीय श्री एकनाथजी शिंदे साहेब, महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री माननीय श्री देवेंद्र फडणवीस साहेब, त्याचबरोबर महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री माननीय श्री अजितदादा पवार साहेब आणि मराठी भाषेचे मंत्री आदरणीय दीपकजी केसरकर. सर्व मान्यवरांना विनंती आहे आपण कृपया मंचावरती यावं. याचबरोबर टाळ्यांच्या गजरामध्ये आमंत्रित करूया आपल्या देशाचे पंतप्रधान आदरणीय श्री नरेंद्रजी मोदी साहेब. मराठी संस्कृतीचं प्रतीक असणारं महाराष्ट्राचं महावस्त्र पैठणी, या पैठणीचा हा शेला आणि फेटा आपण या ठिकाणी पंतप्रधान महोदयांचं स्वागत पैठणी महावस्त्रांनी साकारलेल्या या शेला आणि फेट्याद्वारे करतो आहोत. त्याचबरोबर ज्या ज्ञानेश्वर माऊलींनी मराठी भाषेचा सार्थ अभिमान आपल्याला दिला, त्या ज्ञानेश्वर माऊलींची ही सुंदरशी प्रतिमा मूर्ती आपण या ठिकाणी पंतप्रधान महोदयांच्या हाती सुपूर्द केलेली आहे. त्याचबरोबर ज्ञानेश्वरी, श्रीमान योगी आणि मराठी माती हा कविवर्य कुसुमाग्रजांचा काव्यसंग्रह अशा 3 साहित्यकृती या ठिकाणी आपण भेट दिलेल्या आहेत. त्याचबरोबर अभिजात मराठीच्या आजच्या या दिवसाचं सन्मानचिन्हही आपण माननीय पंतप्रधान महोदयांच्या हाती सुपूर्द केलेलं आहे. सर्व मान्यवरांना मी आसनस्थ होण्याची विनंती करते आणि ज्यांनी हा निर्णय आपल्यासाठी साकार केला आणि ज्यांचं वक्तृत्व ऐकायला आपण कायमच उत्सुक असतो, देशाचे आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी साहेब यांना विनंती करते की या प्रसंगी सभेला संबोधित करावं. महाराष्ट्र के गवर्नर CP राधाकृष्णन जी, मुख्यमंत्री श्रीमान एकनाथ शिंदे जी, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, अजित पवार जी, केंद्र में मेरे सभी सहयोगी, कई पीढ़ियों पर अपनी गायकी की छाप छोड़ने वाली आशाताई जी, जाने माने अभिनेता भाई सचिन जी, नामदेव कांबले जी, सदानंद मौर्य जी, महाराष्ट्र सरकार के मंत्री भाई दीपक जी, मंगल प्रभात लोढ़ा जी, बीजेपी मुंबई के अध्यक्ष भाई आशीष जी, अन्य महानुभाव भाई और बहनों, अगदी सुरुवातीला महाराष्ट्राबाहेरील आणि सर्व जगातील मराठी भाषक मंडळीचे मराठी भाषेला अभिजात भाषा म्हणजे क्लासिकल लँग्वेजचा दर्जा मिळाल्याबद्दल अतिशय मनापासून अभिनंदन करतो. केंद्र सरकार द्वारा मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा दिया गया है. आज मराठी भाषा के इतिहास का स्वर्णिम अवसर है और मौर्य जी ने बहुत बढ़िया तरीके से इसको समेकअप किया. इस निर्णय का, इस पल का महाराष्ट्र के लोगों को, मराठी बोलने वाले हर व्यक्ति को दशकों से इंतजार था. मुझे खुशी है कि महाराष्ट्र का ये सपना पूरा करने में कुछ करने का सौभाग्य मुझे मिला. आज खुशी के इस पल को साझा करने के लिए मैं आप सबके बीच हूं. मराठी के साथ
बंगाली, पाली, प्राकृत और असमिया भाषाओं को भी क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। मैं इन भाषाओं से जुड़े लोगों को भी बधाई देता हूं। साथियों, मराठी भाषा का इतिहास बहुत समृद्ध रहा है। इस भाषा से ज्ञान की जो धाराएं निकली, उन्होंने कई पीढ़ियों का मार्गदर्शन किया है और वो आज भी हमें रास्ता दिखाती है। इसी भाषा से संत ज्ञानेश्वर ने वेदांत चर्चा से जन जन को जोड़ा। ज्ञानेश्वरी ने गीता के ज्ञान से भारत की आध्यात्मिक प्रज्ञा को पुनर्जागृत किया। इसी भाषा से संत नामदेव ने भक्ति मार्ग की चेतना को मजबूत किया। इसी तरह संत तुकाराम ने मराठी भाषा में धार्मिक जागरूकता का अभियान चलाया और संत चोखामेला ने सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन को सशक्त किया। आज महाराष्ट्र आणि मराठी धर्म वाढविण्या थोर संतान मी साष्टांग दंडवत करतो। मराठी भाषेला हा दर्जा संपूर्ण देशाने छत्रपती शिवाजी महाराज यांना त्यांच्या राज्याभिषेकाच्या 350व्या वर्षात केलेला मानाचा मुजरा आहे। साथियों, भारत के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास मराठी भाषा के योगदान से समृद्ध होता है। महाराष्ट्र के कई क्रांतिकारी नेताओं और विचारकों ने लोगों को जागरूक और एकजुट करने के लिए मराठी भाषा को माध्यम बनाया। लोकमान्य तिलक ने मराठी समाचार पत्र केसरी के द्वारा विदेशी सत्ता की जड़ें हिला दी थी। मराठी में दिए गए अनेक भाषणों ने जन जन में स्वराज पाने की ललक जगा दी थी। मराठी भाषा ने न्याय और समानता की लड़ाई को आगे बढ़ाने में अहम योगदान दिया। गोपाल गणेश अगरकर ने अपने मराठी समाचार पत्र सुधारक द्वारा सामाजिक सुधारों के अभियान को घर घर तक पहुंचाया। स्वतंत्रता संग्राम को दिशा देने में गोपाल कृष्ण गोखले जी ने भी मराठी भाषा को माध्यम बनाया। साथियों, मराठी साहित्य भारत की वो अनमोल विरासत है जिसमें हमारी सभ्यता के विकास और सांस्कृतिक उत्कर्ष की गाथाएं सुरक्षित है। महाराष्ट्र में मराठी साहित्य के द्वारा ही स्वराज, स्वदेशी, स्वभाषा और स्व संस्कृति की चेतना का विस्तार हुआ। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान शुरू हुए गणेश उत्सव और शिव जयंती के कार्यक्रम वीर सावरकर जैसे क्रांतिकारियों के विचार, बाबा साहब आंबेडकर का सामाजिक समता आंदोलन, महर्षि कर्वे का महिला सशक्तिकरण अभियान, महाराष्ट्र का औद्योगिकरण, कृषि सुधार के प्रयास, इन सब की प्राण शक्ति मराठी भाषा थी। हमारे देश की सांस्कृतिक विविधता मराठी भाषा से जुड़कर और समृद्ध हो जाती है। साथियों, भाषा सिर्फ बातचीत का माध्यम नहीं होती। भाषा का संस्कृति, इतिहास, परंपरा और साहित्य से गहरा जुड़ाव होता है। हम लोक गायन पोवाड़ा का उदाहरण ले सकते हैं। पोवाड़ा के माध्यम से छत्रपति शिवाजी महाराज और दूसरे नायकों की शौर्य गाथाएं कई सदियों के बाद भी हम तक पहुंची है।
ये आज की पीढ़ी को मराठी भाषा की अद्भुत देन है। आज जब हम गणपति पूजा करते हैं तो हमारे मन में स्वाभाविक रूप से शब्द गूंजते हैं, गणपति बापा मोरया। ये केवल कुछ शब्दों का जोड़ नहीं है, बल्कि भक्ति का अनंत प्रवाह है। यही भक्ति पूरे देश को मराठी भाषा से जोड़ती है। इसी तरह श्री विट्ठल के अभंग को सुनने वाले भी स्वतः मराठी से जुड़ जाते हैं। साथियों, मराठी भाषा को यह गौरव दिलाने के लिए मराठी साहित्यकारों, लेखकों, कवियों और असंख्य मराठी प्रेमियों ने लंबा प्रयास किया है। मराठी भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज की मान्यता के रूप में कई प्रतिभाशाली साहित्यकारों की सेवा का प्रसाद मिला है। इसमें बाळ साती जांभेकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, कृष्णाजी प्रभाकर खाडिलकर, केशव सूत, श्रीपाद महादेव माटे, आचार्य अत्रे, शांताबाई शेडके, गजानन दिगंबर माडगूळकर, कुसुमाग्र जैसी विभूतियों का योगदान अतुलनीय है। मराठी साहित्य की परंपरा केवल प्राचीन ही नहीं, बल्कि बहुआयामी है। विनोबा भावे, श्रीपाद अमृत डांगे, दुर्गाबाई भागवत, बाबा आमटे, दलित साहित्यकार दया पवार, बाबा साहब पुरंदरे जैसी कई हस्तियों ने मराठी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मैं आज मराठी की सेवा करने वाले पुरुषोत्तम लक्ष्मण देशपांडे, पुला देशपांडे कहूं तब लोग समझते हैं, डॉक्टर अरुणा ढेरे, डॉक्टर सदानंद मोरे, महेश एलकुंचवार, साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता नामदेव कांबळे समेत सभी साहित्यकारों के योगदान को भी याद करूंगा। आशा बागे, विजय राजाध्यक्ष, डॉक्टर शरण कुमार लिंबाळे, नाट्य निर्देशक चंद्रकांत कुलकर्णी जैसे कई दिग्गजों ने वर्षों से इसका सपना देखा था। साथियों, साहित्य और संस्कृति के साथ मराठी सिनेमा ने भी हमें गौरवान्वित किया है। आज भारत में सिनेमा का जो स्वरूप है, उसका आधार भी वी शांताराम और दादा साहब फाल्के जैसी हस्तियों से तैयार किया था। मराठी रंगमंच ने समाज के शोषित वंचित वर्ग की आवाज को बुलंद किया है। मराठी रंगभूमि के दिग्गज कलाकारों ने हर मंच पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। मराठी संगीत, लोक संगीत, लोक नृत्य की परंपराएं अपने साथ एक समृद्ध विरासत लेकर आगे बढ़ रही है। बाल गंधर्व डॉक्टर वसंतराव देशपांडे, भीमसेन जोशी, सुधीर फड़के, मोगूबाई कुर्डीकर या फिर बाद के युग में लता दीदी, आशाताई, शंकर महादेवन, अनुराधा पौडवाल जी जैसे दिग्गज लोगों ने मराठी संगीत को एक अलग पहचान दी है। मराठी भाषा की सेवा करने वाले व्यक्तित्वों की संख्या इतनी विशाल है, मैं उनके बारे में बात करूं तो पूरी रात निकल जाएगी। साथियों, मेरा सौभाग्य रहा, यहां कुछ लोगों को संकोच हो रहा था कि मराठी बोले या हिंदी बोले। मेरा बीच में नाता टूट गया, वरना मेरा सौभाग्य था कि मुझे 2 या 3 किताबों का मराठी से मैं गुजराती करने का सौभाग्य मिला है। अब पिछले 40 साल से मेरा संपर्क टूट गया, वरना मैं काफी मात्रा में मराठी में अपनी गाड़ी चला लेता था। लेकिन अभी भी मुझे कोई ज्यादा
असुविधा नहीं होती है। और इसका कारण ये था कि मैं जब प्रारंभिक मेरा जीवन था तो मैं अहमदाबाद में एक जगन्नाथ जी मंदिर है वहीं रहता था और वहीं कैलिको मिल थे पास में ही। और कैलिको मिल में जो मजदूरों के क्वार्टर थे उसमें एक भिड़ेकर के परिवार महाराष्ट्र का रहता था और उनको शुक्रवार को छुट्टी होती थी। स्टेगरिंग होता था उस समय, बिजली की तकलीफ रहती थी। मैं कोई पॉलिटिकल कमेंट नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो दिन ऐसे ही थे। तो शुक्रवार को उनको छुट्टी होती थी तो मैं शुक्रवार उनके घर मिलने जाता था। तो मुझे याद है कि उनके घर के पड़ोस में एक छोटी बच्ची थी, वो मेरे से मराठी बात करती थी। बस उसी ने मेरे गुरु बन करके मुझे मराठी सिखा दी। साथियों, मराठी को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिलने से मराठी भाषा के अध्ययन को बढ़ावा मिलेगा, इसे रिसर्च और साहित्य संग्रह को बढ़ावा मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत की यूनिवर्सिटीज में मराठी भाषा के अध्ययन की सुविधा मिल सकेगी। केंद्र सरकार के फैसले से मराठी भाषा के विकास के लिए काम करने वाले संगठनों, व्यक्तियों और छात्रों का बढ़ावा मिलेगा। इससे शिक्षा और रिसर्च के क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। साथियों, आजादी के बाद देश में पहली बार ऐसी सरकार बनी है जो मातृभाषा में पढ़ाई को महत्व देती है। मुझे याद है, मैं बहुत साल पहले एक बार अमेरिका गया तो एक परिवार में मुझे रुकना था और मुझे उस परिवार की एक आदत मेरे मन को छू गई। मूल वो तेलुगु परिवार था, लेकिन उनके घर में नियम था, लाइफ तो अमेरिकन थी, जीवन तो वहीं का था, लेकिन नियम था कि कुछ भी हो जाए, शाम को खाना खाते समय टेबल पर परिवार के सब लोग साथ बैठेंगे। और दूसरा था, शाम को खाना खाते समय परिवार का एक भी व्यक्ति तेलुगु भाषा के सिवा एक भी भाषा बोलेगा नहीं। उसके कारण वहां जो बच्चे पैदा हुए थे वो भी तेलुगु बोल लेते थे। मैंने देखा है, मार्क्सियन परिवार में जाएंगे तो आज भी सहज रूप से आपको मराठी भाषा सुनने को मिलेगी। बाकी लोगों का ऐसा नहीं है, छोड़ देते हैं, फिर उनको हेलो हाउ करने में मजा आ जाता है। साथियों, नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत अब मराठी में भी मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई संभव हुई है। इतना ही नहीं, मैंने सुप्रीम कोर्ट के जजेस के सामने रिक्वेस्ट की थी। मैंने कहा, एक गरीब आदमी आपकी अदालत में आता है और आप उसको अंग्रेजी में जजमेंट देते हैं, वो बेचारा क्या समझेगा, क्या दिया है आपने। और मुझे खुशी है कि आज हमारे जो जजमेंट है उसका जो ऑपरेटिव पार्ट है वो मातृभाषा में दिया जाता है। मराठी में लिखी साइंस, इकोनॉमिक्स, आर्ट, पोएट्री और तमाम विषयों की किताबों की उपलब्ध होती रही है और बढ़ रही है। हमें इस भाषा को व्हीकल ऑफ आइडियाज बनाना है ताकि हमेशा जीवंत बनी रहे। हमारा प्रयास होना चाहिए कि मराठी साहित्य की रचनाएं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। मैं चाहता हूं कि मराठी भाषा ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचे। और आपको मालूम होगा, आपको अगर इंटरेस्ट हो भाषा में, तो भारत सरकार ने भाषिणी ऐप बनाया है, आप जरूर इसका उपयोग कर सकते हैं। ये बहुत आसानी से आप अपनी चीजों को भारतीय भाषाओं में इंटरप्रेट कर सकते हैं। ट्रांसलेशन के इस फीचर से भाषा की दीवार खत्म हो सकती है। जी, आप मराठी बोले, अगर मैं भाषिणी के लेकर के बैठा हूं तो मैं उसको गुजराती में सुन सकता हूं, मैं हिंदी में सुन सकता हूं। तो ये एक व्यवस्था टेक्नोलॉजी के कारण बहुत आसान हुई है। साथियों, आज हम इस ऐतिहासिक अवसर पर इसकी खुशी तो मना रहे हैं, ये मौका हमारे लिए एक बड़ी जिम्मेदारी भी लेकर आया है।
मराठी बोलने वाले हर व्यक्ति का दायित्व है कि वो इस सुंदर भाषा को आगे बढ़ाने में योगदान दे। जिस तरह मराठी लोग सरल होते हैं, वैसे ही मराठी भाषा भी बहुत सरल होती है। इस भाषा से ज्यादा लोग जुड़े, इसका विस्तार हो, अगली पीढ़ी में इसे लेकर गर्व का बोध हो, इसके लिए हम सबको प्रयास करना चाहिए। आप सबने मेरा स्वागत सम्मान किया, मैं राज्य सरकार का आभारी हूं। ये कोइंसिडेंस था क्योंकि मेरा एक और कार्यक्रम था जहां यहाँ आना होता था, लेकिन अचानक यहाँ के साथियों ने मैं कह दिया कि 1 घंटा और दे दीजिए, और उसी में से ये कार्यक्रम बन गया। और आप लोग सभी गणमान्य लोग हैं जिनका जीवन इन बातों से जुड़ा हुआ है, उन सबका यहाँ उपस्थित होना ये अपने आप में मराठी भाषा का महात्म्य को उजागर